नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKDIT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो साथियों हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज इस क्वेश्चन सीरीज का जो पार्ट नंबर 21 है उसका हम विस्तृत सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ नए क्वेश्चनों के बारे में। साथियों सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी यह अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन सीरीज का सेशन है वो पहुंच सकें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का साथियों आपका पहला क्वेश्चन है, किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? अब बताइए साथियों, आपका एक पावर सर्किट है, उसमें जो 3 लैंप है वो आपके सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कितने स्विच की आवश्यकता होगी, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका 6 स्विच, ऑप्शन बी है 2 स्विच, ऑप्शन सी है 3 स्विच और ऑप्शन डी आपका 1 स्विच। बताइए साथियों, इसके लिए हमें कितने स्विच की आवश्यकता होगी? तो जो सही उत्तर है वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी। यानी हमारे जो लैंप ये सीरीज में जुड़े हैं तो उन लैंप को हमें जो एक स्विच के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखना साथियों, ये लैंप है जो हमारे सीरीज में जुड़े हैं। अगर ये समांतर में जुड़े होते तो हम इनको एक स्विच के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन ये सीरीज में जुड़े हैं तो इन तीनों लैंपों को हम एक स्विच के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? अब बताइए साथियों, जो आपकी क्रेन्स होती है जो भारी भरकम सामान उठाने का काम करती है, उसमें हम किस प्रकार की जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो प्रयोग करते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका मल्टी मोटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल, ऑप्शन सी है ग्रुप और ऑप्शन डी है आपका इंडिविजुअल। बताइए साथियों कौन सी इलेक्ट्रिक ड्राइव है जो हम करेंट्स में प्रयुक्त करते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। जो आपकी मल्टी मोटर प्रकार की विद्युत ड्राइव होती है वो है हम विद्युत क्रेन्स में या क्रेन्स है जो आपकी भारी भरकम लोड उठाने का कार्य करती है, उसमें हम इलेक्ट्रिक ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों ध्यान रखना यूनिवर्सल मोटर है जो आपकी उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और आपकी उच्च गति के लिए है जो हम यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना जो आपकी यूनिवर्सल मोटर की नो लोड गति होती है वो आपकी बहुत भयानक होती है, इसलिए यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड है कभी नहीं चलाना चाहिए, इसको लोड के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ध्यान रखना साथियों, अगर इस पे लोड नहीं होगा, नो लोड होगी, तो यह अपनी है भयानक गति पकड़ लेगी और ये अपने फाउंडेशन वगैरह को उखाड़ लेगी। ध्यान रखना। और ये जो आपकी यूनिवर्सल मोटर है इसे एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पे है वो संचालित किया जा सकता है। ध्यान रखना साथियों, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और उच्च स्पीड गति है, तो उच्च गति है वो आपकी यूनिवर्सल मोटर की होती है, एसी डीसी दोनों पर संचालित हो सकती है। नो लोड पर इसे नहीं चलाना चाहिए, इसे लोड के साथ है वो स्टार्ट करना चाहिए। ध्यान रखना साथियों, जो हमारे मिक्सर वगैरह होते हैं, घरेलू उपकरण होते हैं, उनमें ज़्यादातर है ये आपके मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, इनमें है जो ये यूनिवर्सल मोटर हम काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में
किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? अब बताइए साथियों, जो आपके हाई स्पीड वाले अल्टरनेटर होते हैं उनमें है जो हम किस प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है राउंड पोल, ऑप्शन बी है नॉन सैलिएंट पोल, ऑप्शन सी है सैलिएंट पोल और ऑप्शन डी है आपका स्क्वायर पोल यानी वर्गाकार पोल। तो बताइए साथियों, उच्च गति वाले अल्टरनेटर में है तो हम किस प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम पिछले सेशन में भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन है जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वह आपके आगे आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाले साथियों। तो इस प्रकार है, जो रिपीट वाले होने वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखें और उन क्वेश्चन पे अपना विशेष फोकस रखें और बार बार है जो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च गति वाले अल्टरनेटर के लिए जो हम सैलिएंट नॉन सैलिएंट पोल का जो आपका रोटर का प्रकार होता है उसे हम प्रयोग में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, रोटर आपके साथ में दो प्रकार के होते हैं जो अल्टरनेटर में हम काम में लेते हैं। एक होता है आपका सैलिएंट पोल रोटर, जिसे हम कह देते हैं समुन्नत ध्रुव प्रकार का रोटर। ध्यान रखना साथियों, इस रोटर का प्रयोग है जो हम मध्यम गति वाले अल्टरनेटर में के लिए करते हैं, जैसे आपकी 375 से 1000 आरपीएम तक है जो आपके सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के अल्टरनेटर हो गए आपके हाइड्रो अल्टरनेटर। हाइड्रो अल्टरनेटर में है जो हम आपका सैलिएंट पोल प्रकार का जो रोटर होता है, समुन्नत ध्रुव प्रकार का जो रोटर होता है उसे प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि हाइड्रो प्रकार का जो अल्टरनेटर होता है उसकी आपकी मध्यम घूर्णन गति होती है, यानी 375 से में लगभग 1000 आरपीएम तक जो गति है वो आपकी मध्यम गति मानी जाती है। और इसके लिए है जो हम हाइड्रो अल्टरनेटर में सैलिएंट पोल प्रकार का जो रोटर है वो काम में लेते हैं। एक होता है आपका नॉन सैलिएंट पोल प्रकार का। नॉन सैलिएंट पोल प्रकार का ध्यान रखना, ये आपके उच्च गति के लिए काम में लेते हैं जो आपकी 1500 से लगभग 3000 आरपीएम तक होती है। ध्यान रखना, इसके लिए है जो ये स्टीम और जो आपका टर्बो अल्टरनेटर होता है उनमें है जो आपके इस प्रकार के रोटर प्रयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि इन अल्टरनेटर्स की जो आपकी घूर्णन गति होती है वो उच्च होती है। तो साथियों, अल्टरनेटर में जो आपके रोटर है वो दो प्रकार के होते हैं, सैलिएंट पोल प्रकार का और नॉन सैलिएंट पोल प्रकार का। सैलिएंट पोल प्रकार का होता है जिसे हम समुन्नत ध्रुव प्रकार का रोटर भी कहते हैं, और जो आपका नॉन सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर होता है उसे हम बेलनाकार रोटर भी कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, इसका दूसरा नाम है बेलनाकार रोटर। जो आपका सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर होता है वो आपका मध्यम घूर्णन गति के लिए काम में रहती है, यानी लगभग 375 से 1000 आरपीएम तक की गति के लिए जो हम सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर काम में लेते हैं, जैसे कि हाइड्रो अल्टरनेटर। और ध्यान रखना, उच्च गति के लिए जो हम नॉन सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर लेते हैं जिसे बेलनाकार रोटर भी कहते हैं। उच्च गति यानी लगभग आपकी 1500 से 3000 आरपीएम, जैसे कि स्टीम्ड अल्टरनेटर और आपका टर्बो अल्टरनेटर है, इनमें आपका नॉन सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार ये हमने बात कर ली रोटर के प्रकार जो आपके अल्टरनेटर में प्रयुक्त किए जाते हैं, सैलिएंट पोल और नॉन सैलिएंट पोल। ध्यान रखना साथियों, इनके समुन्नत ध्रुव और बेलनाकार ये जो नाम है ना, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ये नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों, प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, एक कॉइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है। बताइए साथियों, एक जो आपकी कॉइल है उससे जो आपके बाहर सिरे आ रहे हैं, यानी एक ये जो आपकी एक कॉइल हो गई, अब इसके दो बाहर सिरे हैं ये आ रहे हैं, इन सिरों को कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है इनएक्टिव कॉइल, ऑप्शन बी है एक्टिव कॉइल, ऑप्शन सी है कॉइल पिच, ऑप्शन डी है कॉइल्स की लीड्स। अब बताइए साथियों, इन सिरों को है जो हम क्या नाम देते हैं या किस नाम से इनको पुकारते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉइल्स की लीड है जो इनको कहते हैं हम। ध्यान रखना साथियों, ये जो कॉइल्स की है, जो आपकी बाहर आने वाले दोनों सिरे हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉइल्स की लीड्स कहते हैं। ध्यान रखना, इनको लीड्स नाम के द्वारा हम जानते हैं। साथियों, इनएक्टिव कॉइल ध्यान रखना जो आपकी स्टेटर के खांचों के बाहर होती है, यानी जो आपका ये स्टेटर होता है और इसमें ये जो आपकी कॉइल रखी गई है, ये जो बाहर की कॉइल है ना, ये स्टेटर के बाहर की कॉइल, खांचों के बाहर की कॉइल,
इस कॉइल को है जो इनएक्टिव कॉइल कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका है वो चुंबकीय फ्लक्स तो उत्पन्न करता है, लेकिन ये चुंबकीय फ्लक्स है जो आपका रोटर के द्वारा है, जो इसका छेदन नहीं किया जाता है, तो ये जो आपका है वो उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स नहीं होता है, इसलिए इस कॉइल को है जो आपका इनएक्टिव है कॉइल कहा जाता है इन सिरों को। और जो आपकी जो स्टेटर के अंदर खांचों में लगा होता है ना जो आपका कॉइल का कंडक्टर, उसे आपकी एक्टिव कॉइल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स है वो उत्पन्न होता है, जिसका रोटर के द्वारा छेदन करके ईएमएफ प्रेरित होता है। ध्यान रखना साथियों, इनएक्टिव कॉइल है जो आपकी स्टेटर के खांचों के बाहर के सिरों को कहा जाता है, और एक्टिव कॉइल है ये एक्टिव सिरे है जो आपका कॉइल का एक्टिव कंडक्टर है, ये जो आपका स्टेटर के जो अंदर होता है खांचों के अंदर, इसे आपका एक्टिव कॉइल साइड बोला जाता है। ध्यान रखना साथियों, क्योंकि इसमें है जो आपका उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसका रोटर के द्वारा छेदन करके रोटर में ईएमएफ प्रेरित होता है। ध्यान रखना साथियों, इनएक्टिव कॉइल और एक्टिव कॉइल की, और ये जो आपके सिरे बाहर निकले होते हैं इनको हम लीड्स कह देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ऐसी मशीनों में वितरित कुंडली वाइंडिंग्स के निम्नलिखित कौन सा विकल्प गलत है? बताइए साथियों, ऐसी मशीनों में जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कुंडली होती है, कॉइल होती है, उनके बारे में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होते हैं। ऑप्शन बी है डिस्टोर्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन सी है चालकों के समान वितरण से बेहतर परिस्थिति में मदद मिलती है। और ऑप्शन डी है आपका प्रेरित ईएमएफ का वेव फॉर्म में अधिक साइनसोइडल प्रवृत्ति का होता है। तो ये साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो साथियों इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इन जो आपके डिस्टोर्टिंग हार्मोनिक्स होता है उनको हटाया जा सकता है, ये इसमें बोल रखा है कि नहीं हटाया जा सकता, ये विकल्प है जो आपका गलत है, क्योंकि डिस्टोर्टिंग हार्मोनिक्स को है जो हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कुंडली होती है उसके द्वारा है जो हटा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जो आपका गलत दे रखा है साथियों, ध्यान रखना साथियों। इसके द्वारा जो आपके सही ऑप्शन दे रखे हैं, यानी आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कुंडली के कम होते हैं, ध्यान रखना। और चालक के समान वितरण से बेहतर परिस्थिति में मदद, ध्यान रखना साथियों, बराबर अगर चालक है तो बराबर समान दूरी से अगर चालक स्थापित किए गए हैं तो उनमें से जो आपका वायु वगैरह गुजरेगी तो उनमें जो आपका हीटिंग दूर होने में भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इससे हैं जो आपके मशीन्स की उसमें है जो आपकी बाहर निकलती रहेगी। साथियों ध्यान रखना, इससे हैं चालकों का अगर आपका समान रूप से ऐसे वितरण है तो इनमें से अगर वायु प्रवाहित होगी तो जो इसकी जो हीट है वो मशीन से अपने साथ बाहर लेके निकल जाएगी। और ऑप्शन डी दे रखा है प्रेरित ईएमएफ का वेव फॉर्म अधिक साइनसॉइडल प्रवृत्ति का होता है। साथियों ये ऑप्शन सही है आपका, जो आपका प्रेरित ईएमएफ होता है वो आपका साइनसॉइडल प्रवृत्ति का ही होता है। तो ऑप्शन बी है जो आपका गलत दे रखा है, यानी इसमें डिस्टोर्टिंग हार्मोनिक्स वो भी हटाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन बी बोल रहा है कि नहीं हटाया जा सकता, जो कि आपका गलत है और गलत विकल्प ही आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक समान बनी रहती है? बताइए साथियों, जो आपके वोल्टेज भी है वो आपके स्टेबल है, ध्यान रखना, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी है वो आपकी स्टेबल है। अब बताइए इनमें से कौन सा लॉस है जो इस कंडीशन में आपका एक समान रहेगा, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन बी है वाइंडेज लॉस, ऑप्शन सी है कॉपर लॉस, और ऑप्शन डी है आपका कोर लॉस, जिसे हम आयरन लॉस भी कह देते हैं। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर? प्लीज़ साथियों आपको जैसा भी आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो अपना महत्वपूर्ण आंसर है वो ज़रूर टाइप करें। घबराए नहीं कि आपने गलत आंसर दिया है कि सही आंसर दिया है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं घबराएं। अगर आप गलत आंसर दे रहे हो या गलती हो भी जाती है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान रखना साथियों। और अपना किसी भी प्रकार का डाउट है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ते हुए जाना, ताकि आपको अपने डाउट का सॉल्यूशन है वो प्रॉपर कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट है जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपका जो भी डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। जो आपका आयरन लॉस है वो आपका सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपकी इस तरह है तो ये आपका एक समान बना रहेगा। ध्यान रखना साथियों, कॉपर हानि है जो आपकी
लोड पर डिपेंड करती है, यानी लोड बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, लोड कम होगा तो कॉपर हानि भी आपकी कम होगी। तो ये आपकी लोड पे डिपेंड करती है, लेकिन जो आपकी कोर हानि है वो आपकी लोड पे डिपेंड नहीं करती। ये आपकी एक प्रकार की नियत हानि होती है जो कोर में होती है, ये फिक्स होती है आपकी, चाहे लोड हो चाहे नो लोड हो, ध्यान रखना साथियों। और अगर आपके वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी आपके स्टेबल है तो ये जो आपकी हानि है एक समान बनी रहती है, ध्यान रखना साथियों। वाइंडेज हानि यही होगी साथियों आपकी कॉपर हानि जो आपकी वाइंडिंग में होती है ट्रांसफार्मर में। और फ्रिक्शन हानि आपकी किसी भी प्रकार की जो आपके ट्रांसफार्मर में है, वो किसी भी प्रकार की फ्रिक्शन या हम कह सकते हैं घर्षण लॉस है जो आपका ट्रांसफार्मर में नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी आपका चल पुर्जा नहीं है, यानी घूमने वाला भाग नहीं है, जिसके कारण घर्षण लॉस है वो आपका ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। वाइंडेज या कॉपर क्षति हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होती है लोड के कारण, और कोर क्षति जो आपकी ट्रांसफार्मर की कोर में होती है, ध्यान रखना साथियों। कोर क्षति आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और कॉपर क्षति ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में। ये ओपन और शॉर्ट दोनों टेस्ट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कोर लॉस, या जिसे हम आयरन लॉस भी कह सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपकी स्टेबल है तो आपके जो कोर लॉस है वो आपके नियत रहेंगे या एक समान बने रहेंगे। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव्स में एससीआर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या परिवर्तित करना है, बताइए साथियों। जो हमारी डीसी ड्राइव प्रणाली होती है उसमें आपका थायरिस्टर का प्रयोग है जो हम किस उद्देश्य से करते हैं यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका निश्चित डीसी सप्लाई को परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में, ऑप्शन बी है निश्चित एसी सप्लाई को परिवर्तनीय एसी सप्लाई में, ऑप्शन सी है निश्चित एसी सप्लाई को परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में, ऑप्शन डी है निश्चित डीसी सप्लाई को परिवर्तनीय एसी सप्लाई में। अब बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर, यानी डीसी ड्राइव्स में है वो हम एससीआर का उपयोग है वो किस उद्देश्य से करते हैं यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। साथियों ध्यान रखना जो आपकी निश्चित एसी सप्लाई होती है उसको आपको परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में बदलने के लिए जो हम डीसी ड्राइव्स में एचसीआर का उपयोग करते हैं। साथियों ध्यान रखना एचसीआर के द्वारा जो आपके डीसी मोटर्स होती हैं उनकी स्पीड कंट्रोल में करते हैं एचसीआर का प्रयोग। और साथियों ध्यान रखना एचसीआर के द्वारा जो आपका निश्चित आपकी एसी सप्लाई होती है उसको आपका परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ध्यान रखना साथियों, जिसके द्वारा आपके मोटर की स्पीड कंट्रोल भी हम करने में एचसीआर का प्रयोग करते हैं। और जो आपकी ये हम कह सकते हैं डीसी ड्राइव्स में जो एचसीआर का उपयोग है वो आपका निश्चित एसी सप्लाई को परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में बदलने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम, ये साथियों स्टार्टिंग है, यहाँ पे साथियों ध्यान रखना इंसर्ट नहीं है, स्टार्टिंग है। कम स्टार्टिंग करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, बताइए साथियों। बाह्य प्रतिरोध जोड़कर हमें स्टार्टिंग करंट भी कम चाहिए और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, उनमें से इनके लिए कौन सा रोटर या मोटर प्रयोग किए जाते हैं या हम काम में लेते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी है स्लिप फेज इंडक्शन मोटर, और ऑप्शन डी है आपका वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो बताइए साथियों, ये एकदम इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक ही प्रकार का ऐसा रोटर है जिसमें हम बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो आपका आंसर है जो जल्द से जल्द है कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है एकदम ही, और आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की मोटर में या किस प्रकार के रोटर में है जो हम बाह्य रजिस्टर है जो जोड़ते हैं, जिसके द्वारा हम स्टार्टिंग धारा या स्टार्टिंग टॉर्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो आपका वाउंड प्रकार का रोटर रहता है जो हम मुख्यतः स्लिपरिंग मोटर में है जो आपके इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना स्लिपरिंग प्रेरण मोटर का जो आपका रोटर होता है उसे हम बाह्य रियोस्टेट से कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना साथियों। बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है इसमें आपका, और आपका स्लिपरिंग प्रेरण मोटर में जो आपका राउंड प्रकार का वाउंड प्रकार का रोटर काम में लिया जाता है, और इसको आपके
बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, ध्यान रखना साथियों, जिसके द्वारा है जो हम इसकी स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। स्क्विरल केज, शेडेड बॉल और स्लिप केज रोटर में ध्यान रखना चाहते हूँ, इन प्रकार के मोटर्स के रोटर में है तो हम बाह्य प्रतिरोध नहीं जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाह्य प्रतिरोध है जो हम केवल है जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के रोटर को है जो बाह्य प्रतिरोध के द्वारा हम जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों प्लीज इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है, बताइए साथियों। कुल उपलब्ध बिजली है हमारे पास, लेकिन उससे है जो हमारी मांग की पूर्ति नहीं हो रही है, तो और उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए है जो इनमें से है क्या उपाय किया जाना है, ये आपको पूछा है। ऑप्शन ए है लोड शेडिंग, ऑप्शन बी है प्लांट संचालन में दक्षता, ऑप्शन सी है पावर फैक्टर में सुधार और ऑप्शन डी है आपका थोक उपभोक्ताओं को दंडित करना। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उस टाइम में है जो हमारे पास है वो एक ही उपाय होता है, वो होता है आपका लोड शेडिंग। ध्यान रखना साथियों, यानी हमारे पास जो उत्पादित बिजली है और जो मांग है उनके बीच संतुलन नहीं हो पाता है, उस स्थिति में हम लोड शेडिंग प्रणाली है जो आपकी प्रयोग में लेते हैं। ध्यान रखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन सी दे रखा है पावर फैक्टर में सुधार। ध्यान रखना जब हम ट्रांसमिशन लाइन में है जो समांतर में है वो कैपेसिटर या आपकी सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर या सिंक्रोनस मोटर के द्वारा है जो हम ट्रांसमिशन लाइन में इनको समांतर में कनेक्टेड करके लाइन का पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। ध्यान रखना चाहते हो। और आपके यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन से आपकी आउटपुट की मांग अधिक है और आपका इस प्रकार में बैलेंस करने के लिए जो आपको है वो लोड शेडिंग पद्धति है वो आपको काम में लेनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का विद्युत मोटर प्रयोग किया जाता है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है साथियों, बिना टाइम गवाएं जल्द से जल्द है जो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ऑप्शन ए है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है पोल शेडेड मोटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल मोटर और ऑप्शन डी है आपका कैपेसिटर मोटर। बताइए साथियों जो हमारा घरेलू मिक्सर होता है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ग्राइंडर में भी हम यही प्रयोग में लेते हैं साथियों। ध्यान रखना ग्राइंडर में, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, इनमें है जो आपकी किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी यूनिवर्सल मोटर है जो हमारे घरेलू मिक्सर में हम प्रयुक्त करते हैं। साथियों ध्यान रखना इसकी बात है जो हम काफ़ी बार कर चुके हैं, लगभग प्रत्येक सेशन में जो आपके इस प्रकार का इस मोटर से संबंधित है वो क्वेश्चन आया जाता है। यह आपकी डीसी और एसी दोनों सप्लाई पर प्रचालित हो जाती है। साथियों ध्यान रखना इसे एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, इसे डीसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, इसे यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं, इसे सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं, इसे आपकी सार्वत्रिक मोटर भी कहते हैं, इसे आपकी सुवाण विद्युत बर्मा मोटर भी कहते हैं। ये सारे नाम है जो आपके यूनिवर्सल मोटर का है। ध्यान रखना इसको नो लोड पे चालू नहीं करना चाहिए, लोड के साथ इसको स्टार्ट करना चाहिए। नो लोड पे इसकी गति है जो आपकी भयानक हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अपने फाउंडेशन वगैरह को उखाड़ सकती है। और जहाँ पे हमें उच्च घूर्णन गति और उच्च टॉर्क की हमें आवश्यकता हो वहाँ पे है जो हम आपके यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना साथियों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब कैपेसिटर मोटर में साथियों एक होती है आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर जो हम सीलिंग फैन में काम में लेते हैं, एक होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है जो आपकी, ध्यान रखना साथियों, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है, यानी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, कैपेसिटर लगा देते हैं तो ये हमारी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हम इसमें कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं।
अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर क्यों काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना साथियों, फेज विभक्त करने के लिए जो हम कैपेसिटर काम में लेते हैं, क्योंकि एक फेज पे है जो आपकी किसी भी प्रकार की मोटर है जो स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपके घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमें कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है। इसीलिए फेज को विभक्त करने के लिए जो हम सिंगल फेज मोटरों में कैपेसिटर काम में लेते हैं, फेज विभक्त हो जाता है तो इस प्रकार हमारे पास एक फेज से 2 फेज बन जाते हैं, और 2 फेज बन जाते हैं तो हमारे पास घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो मोटर है जो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों, आपका आंसर रहना चाहिए कि सिंगल फेज पे जो आपका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिसके कारण मोटर आपकी स्टार्ट नहीं हो पाती है, हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो फेज विभक्त हो जाता है, एक फेज के 2 फेज बन जाते हैं, और आपका 2 फेज पे जो आपका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और मोटर है जो आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। यही है आपका मुख्य प्रयोजन है जो आपका कैपेसिटर का। एक होती है साथियों आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जो हमें रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका वाटर कूलर हो गया, इनमें जो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर काम में लेते हैं। आपका हो गया यहाँ पे लेंथ मशीन, इन सारों में है जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है जो हम काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना शेडेड पोल मोटर है जो आपकी निम्न दक्षता वाली मोटर है, और जो खिलौनों में है जो हम शेडेड पोल मोटर का काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना साथियों, डीसी सीरीज मोटर आपके यूनिवर्सल मोटर का ही नाम है, ध्यान रखना इसे डीसी सीरीज मोटर भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका अगर ऑप्शन में यूनिवर्सल मोटर दे रखा है तो आपका आंसर है जो यूनिवर्सल मोटर होगा। साथियों ध्यान रखना प्राथमिकता आपकी यूनिवर्सल मोटर ही रहेगी। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर नहीं होता तो हम कह सकते थे कि घरेलू मिक्सर में है जो हम डीसी सीरीज मोटर का काम में लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर को हम डीसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन में यूनिवर्सल मोटर दे रखा है तो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों पे विस्तृत चर्चा कर ली है, और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, यूनिवर्सल मोटर। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट प्रति आवर्स है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा, यह आपको पूछा गया है साथियों। अब साथियों, आपको दे रखा है कि एक आपका रेफ्रिजरेटर है जो आपका 1 वर्ष में है वो 680 किलोवाट है जो आपके बिजली का उपभोग करता है। साथियों ध्यान रखना, और यह है जो आपका 2 वर्ष तक चलता है, यानी 2 वर्ष में कितनी बिजली उपभोग करेगा ये 680 इंटू 2, यानी कितनी करेगा ये 1320 1360, सॉरी साथियों 1360। अब साथियों 1 किलोवाट का है जो आपका आपको कितना दे रखा है 50 पैसे, यानी 1 किलोवाट का जो आपकी रेट है वो आपके 50 पैसे है। तो बताइए साथियों 1360 के इंटू 50 पैसों से आपके कितने हैं जो आपका बिल आएगा। तो साथियों ये आएगा आपका 68000। ये साथियों आपका क्या आ गया पैसे है साथियों, ध्यान रखना। और ऑप्शन है जो हमें रुपयों में दे रखा है, तो साथियों 100 का भाग लगेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे रुपये, यानी इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 680 रुपये आ जाएंगे, जो कि आपका रेफ्रिजरेटर है उसका बिल है 2 वर्ष का। अगर आपका इस कंडीशन में यानी 1 वर्ष में 680 किलोवाट खपत कर रहे हैं और आपके 1 किलोवाट का जो खपत का पैसा है वो आपका 50 पैसा है, तो 2 वर्ष में आपका रेफ्रिजरेटर का जो आपका बिल आने वाला है वह 680 होगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वायु प्रशीतन यानी एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित किस विशेषता को नियंत्रण करना शामिल होता है। बताइए साथियों, एयर कंडीशनिंग की जो आपकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें इनमें से क्या क्या होता है, क्या क्या प्रक्रम होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका तापमान, शुद्धता, अपेक्षित आर्द्रता और परिसंचरण। अब इसका सही क्या रहने वाला है साथियों, बताइए इन चारों घटकों में से। ऑप्शन ए है आपका केवल 1 और 4 यानी तापमान और परिसंचरण। ऑप्शन बी है 1 2 3 4 यानी तापमान, शुद्धता, सापेक्षिक आर्द्रता और परिसंचरण चारों। ऑप्शन सी है केवल 2 और 4 यानी शुद्धता और परिसंचरण। और ऑप्शन डी आपका केवल 1 यानी तापमान। बताइए साथियों, एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में इनमें से किसको कंट्रोल किया जाता है या क्या प्रक्रिया रहती है, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी,
यानी ये जो चारों प्रक्रम है, ये चारों स्टेज है जो आपके एक एयर कंडीशनिंग प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। साथ ही ध्यान रखना का तापमान का कंट्रोल भी होता है, शुद्धता को भी ध्यान में रखना है और ध्यान रखना साथियों आर्द्रता को भी ध्यान में रखा जाता है और परिसंचरण की प्रक्रिया भी है जो आपके एयर कंडीशनिंग प्रक्रिया में होती है। तो साथियों ये चारों प्रक्रम है जो आपके एयर कंडीशनिंग प्रक्रिया के भाग है। ध्यान रखना साथियों तापमान, शुद्धता, सापेक्षिक आर्द्रता और परिसंचरण। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी ये चारों प्रक्रम है जो आपके एयर कंडीशनिंग प्रक्रिया के भाग है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है। अब बताइए साथियों जो आपका एसी जनरेटर है जिसे हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटर है, यह आपको बाहरी लोड या बाहरी हमें आउटपुट में है जो किसके द्वारा है जो सप्लाई प्रदान करता है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका स्लिप रिंग, ऑप्शन बी है फील्ड मैग्नेट्स, ऑप्शन सी है फील्ड वाइंडिंग और ऑप्शन डी है आपका कोर मैग्नेट। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना साथियों आपको पता है अल्टरनेटर में क्या देता है, एसी देता है और एसी हम किसके द्वारा आउटपुट लेते हैं, स्लिप रिंग के द्वारा लेते हैं। ध्यान रखना साथियों अगर हमारे पास यहीं पे हमारे पास जनरेटर का पूछा होता तो जनरेटर से हम डीसी प्राप्त करते हैं किसके द्वारा, यहाँ पे आपका आंसर है जो आपका कम्यूटेटर होता है। ध्यान रखना साथियों जो बाहर आउटपुट में है सप्लाई है हम स्लिप रिंग के द्वारा है जो प्राप्त करते हैं, यह आपका सही आंसर है। ध्यान रखना साथियों अगर यहीं पे आपको जनरेटर का पूछा जाता तो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो कम्यूटेटर होता है, क्योंकि जनरेटर से हम डीसी सप्लाई आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, जबकि अल्टरनेट से हैं जो हम एसी सप्लाई आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी स्लिप रिंग। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए साथियों CPWD का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ध्यान रखना साथियों साथियों आपको कंफ्यूज करने के लिए बस इतना लंबा थोड़ा क्वेश्चन दिया गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यानी साफ साफ शब्दों में मैं आपको बोलूँ तो आपको यह पूछा गया है कि 105 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो इनमें से किस वर्ग का होता है, यह आपको पूछा गया है। बताइए साथियों जो आपके पदार्थ है 105 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकते हैं वो पदार्थ है जो आपके किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, या किस वर्ग का जो आपका टेम्परेचर है वो 105 डिग्री सेल्सियस होता है, यह आपको पूछा गया। बताइए साथियों इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी एक दिन पिछले सेशन में, अगर आपको याद हो तो आप इसका आंसर है वो चंद सेकंडों में दे सकते हैं। साथियों बताइए साथियों क्लास ए, क्लास बी, क्लास वाई या ऑप्शन डी है आपका क्लास एच। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आप क्लास ए के अंतर्गत जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल आता है उनकी जो आपका तापमान की सहन सीमा कह सकते हैं कि वो 105 डिग्री सेल्सियस तक है जो टेम्परेचर को हैंडल कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा क्लास ए, यानी जो क्लास ए के अंतर्गत जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल आता है उसका जो आपका तापमान क्राइटेरिया होता है वह आपका 105 डिग्री यानी 105 डिग्री तक होता है। ध्यान रखना साथियों 105 डिग्री तक है जो आपके ये चालक पदार्थ है वो आपके काम कर सकते हैं, यानी काम में हम ले सकते हैं। तो साथियों अब आपको ये इन सारे वर्गों का तापमान है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपके कौन कौन से वर्ग होते हैं साथियों ध्यान रखना, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी, ये आपके सात है जो आपके तापमान, यानी इन 7 वर्गों में आपके पदार्थों को अलग-अलग बाँटा गया है। साथियों ध्यान रखना। तो साथियों आपको याद कैसे रखना है? साथियों ध्यान रखना, याद रखना आपको यू, आर, ईट, बट, फास्ट, हॉट, कोल्ड। साथियों अब आप पूछोगे सर ये तो इतना छोटा सा है और आपने इतना लंबा बता दिया, इसे तो हम इससे ही रट लेंगे। तो साथियों ध्यान रखना ये है जो आपको इन वर्ड्स के द्वारा है जो ये ट्रिक है जो आपको आसानी से याद रह जाएगी, यानी
आपको फास्ट फास्ट बोलना है। यू आर ईट बट फास्ट हॉट कोल्ड, यू आर ईट बट फास्ट हॉट कोल्ड। यू का मतलब हो गया साथियों वाई, आर का मतलब हो गया ए, ईट का मतलब हो गया ई, बट का मतलब हो गया बी, फास्ट का मतलब हो गया एफ, हॉट का मतलब हो गया एच, और कोल्ड का मतलब हो गया सी। साथियों ध्यान रखना, आपको इसी क्रम में याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। यू आर ईट बट फर्स्ट हॉट कोल्ड, यू आर ईट बट फर्स्ट हॉट कोल्ड। अब साथियों आपको इनका टेम्परेचर भी ध्यान रखना चाहिए। वाई वर्ग का जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका 105 डिग्री, ए वर्ग का जो आपका टेम्परेचर होता है वह होता है आपका 120 डिग्री, ई वर्ग का जो आपका टेम्परेचर होता है वह होता है आपका 130 डिग्री, बी वर्ग का जो आपका टेम्परेचर होता है वह होता है आपका 155 डिग्री, एफ वर्ग का जो आपका टेम्परेचर है वह होता है आपका 180 डिग्री, और एच वर्ग का जो आपका, सॉरी साथियों गलती हो गई, एक स्टेप छूट गया था साथियों ध्यान रखना। वाई वर्ग का जो आपका टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री होता है, ए वर्ग का जो आपका 105 डिग्री होता है, ई वर्ग का होता है जो आपका 120 डिग्री होता है, बी वर्ग का होता है जो आपका 130 डिग्री होता है, एफ वर्ग का होता है जो आपका 155 डिग्री होता है, और एच वर्ग का होता है जो आपका 180 डिग्री होता है, और सी वर्ग का है जो आपका 200, 220 से 250 तक होता है। ध्यान रखना साथियों, वाई वर्ग का आपका टेम्परेचर 90 डिग्री, ए वर्ग का 105 डिग्री, ई वर्ग का 120, बी वर्ग का 130, एफ वर्ग का 155, और एच वर्ग का 180, और सी वर्ग का है जो आपका टेम्परेचर है वो 200, 220 और 250 तक है होता है। साथ ही ध्यान रखना, और इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, यानी यू आर ईट बट फर्स्ट हॉट कोल्ड, यानी इसी क्रम में आपको याद रखना है, वाई ए ई बी एफ एच सी, यू आर ईट बट फर्स्ट हॉट कोल्ड। और आपको टेम्परेचर को किस प्रकार याद रखना है, यानी पहले आपका 90 है, उसमें आपको ध्यान रखना साथियों 90 से 105 यानी 15, 15 ऐड कर दिया, 105 से 120 यानी 15 ऐड कर दिया, 120 से 130 यानी 10 ऐड कर दिया, 130 से 155 यानी 25 ऐड कर दिया, और 155 से 180 यानी 25 ऐड कर दिया, और फिर आपका अंत में आपको याद रह ही जाएगा 200, 220, 250। तो साथ ही ध्यान रखना, पहले आपका 90 रहेगा, दो बार आपको 15-15 ऐड करना है, एक बार 10 ऐड करना है, और दो बार आपको 25-25 ऐड करना है। तो आप फर्स्ट मोड में ध्यान याद रख सकते हो 15-15, 10-25-25, 15-15, 10-25-25, और पहले आपको वाई का याद रह जाएगा 90 डिग्री, और अंत का भी आपको याद रह जाएगा यानी 200, 220, 250 डिग्री। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, यू आर इट बट फर्स्ट हॉट कोल्ड 90, 105, 120, 130, 155, 180, 200, 220, 250, इस प्रकार आपको याद रखना है। आप इस प्रकार आपको याद ना हो तो आपको ऐसे याद रखना है, वाई का 90 डिग्री है, उसमें आपको 15-15 ऐड करना है, उसके बाद 10 ऐड करना है, 25-25 ऐड करना है, और यह आपको 5 सेकंडों में याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। साथियों अलग से मैं आपको पूरे डिटेल से जो इसकी ट्रिक है वो समझा दूंगा अलग से कभी शॉर्ट वीडियो बनाकर। अभी के लिए जो आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिए, अलग से मैं आपको पूरी डिटेल में जो इस प्रकार की ट्रिक है वो समझा दूंगा। अभी आपको ध्यान में रखना है, यू आर इट बट फर्स्ट हॉट कोल्ड 5 से 8 बार पढ़ोगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, और इसके द्वारा जो ये टेम्परेचर भी है इससे आप याद रख सकते हो। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है। बताइए साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो हमारे पिछले सेशनों में भी आ चुका है। बताइए, हमारे पास एक फ्लोरोसेंट लैंप है जो आपके सिरों पर से है, जो आपका जल रहा है, लेकिन बीच में है जो आपका अंधकार में है, उसका क्या रीजन हो सकता है। ऑप्शन ए आपका एक दोषपूर्ण चौक, ऑप्शन बी आपका एक दोषपूर्ण ट्यूब, ऑप्शन सी है एक शॉर्ट सर्किट स्टार्टर, और ऑप्शन डी है आपका एक दोषपूर्ण वायरिंग। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक जो आपका शॉर्ट सर्किट स्टार्टर है, इस प्रकार की ट्यूब में जो आपका स्टार्टर है वो आपका शॉर्ट सर्किट है। ध्यान रखना, अगर आपकी ट्यूब है जो आपके सिरों पर से जल रही है लेकिन बीच में से नहीं जल रही है, यानी बीच में से जो आपकी दीप में है या हम कह सकते हैं अंधकार में है, और सिरों पे है जो आपका प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रकार की ट्यूब में जो आपका स्टार्टर लगा हुआ है वह स्टार्टर है वो आपका शॉर्ट सर्किट है। ध्यान रखना साथियों, स्टार्टर आपका शॉर्ट सर्किट है। अगर आपकी दोषपूर्ण चौक है तो आपकी ट्यूब जलेगी नहीं, बिल्कुल ही नहीं जलेगी साथियों, ध्यान रखना। और दोषपूर्ण ट्यूब होगी तो भी नहीं जलेगी, दोषपूर्ण चौक होगी तो भी नहीं जलेगी, और वायरिंग होगी तो आपकी सप्लाई नहीं जाएगी तो चलेगी कहाँ से। लेकिन जो आपके सिरों पर प्रदीपन हो रहा है लेकिन बीच में से नहीं चल रही है, तो इसका कारण है जो आपका स्टार्टर है वो आपका शॉर्ट सर्किट है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आईईसी 6364 के भाग 444 के अनुसार भवनों के इलेक्ट्रिकल स्थापन क्या
क्या संदर्भित करता है बताइए साथियों? इस रूल के अनुसार है जो आपका इस रूल में इंडियन इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार है जो आपका क्या निर्धारित किया गया है या क्या संदर्भित किया गया है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका वोल्टेज समस्या और विद्युत चुम्बकीय समस्या से संरक्षण। ऑप्शन बी है अर्थिंग, वायरिंग और बाड़ों द्वारा व्यक्तियों और उपकरणों की सुरक्षा। ऑप्शन सी है विद्युत चुम्बकीय संगतता। ऑप्शन डी है लघु फ्यूज के लिए स्थापन और या छीनन सदृश का। अब बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर? यानी आईएसी 6364 के बाद 440 के अनुसार है जो आपके भवनों में आप इलेक्ट्रिक वायरिंग स्थापित कर रहे हो उनमें से है जो इनमें से क्या रूल है वो निर्धारित होना चाहिए या इनमें से क्या संदर्भित है जो आप कर सकते हो यह आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका साथियों सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए। साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी वोल्टेज समस्या हो विद्युत चुंबकीय समस्या से जो आपका संरक्षण है वो आपके इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 6364 444 के अनुसार है जो आपका इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी वोल्टेज समस्या और आपका विद्युत चुम्बकीय से संरक्षण है जिसको ये रूल है जो आपका संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है रोटरी रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किस में प्रयोग की जाती है साथियों? इसी सेशन में हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं, तो जल्द से जल्द है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर टाइप कर दें बिना टाइम गंवाए। ऑप्शन ए है स्लिपिंग इंडक्शन मोटर। ऑप्शन बी है सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन सी है सिंगल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और ऑप्शन डी है आपका डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब बताइए साथियों रोटरी रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल मेथड है वो हम इनमें से कौन सी मोटर में प्रयुक्त होते हैं करते हैं यह आपको पता होना चाहिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको आता होगा क्योंकि अभी अभी हमने जो इसके बारे में चर्चा की है। स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है जो आपके बाह्य रियोस्टेट से कनेक्टेड रहता है। ध्यान ध्यान रखना साथियों जिसके द्वारा है जो हम स्लिपिंग मोटर की है जो हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका रोटर है जो आपका वाउंड प्रकार का रोटर होता है जो आपका बाहरी रियोस्टेट से कनेक्ट होता है। किस लिए कनेक्ट होता है? क्योंकि स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए स्लिपिंग इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर साथियों ध्यान रखना इसका जो रोटर है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति के बराबर ही है जो आपका इसका रोटर है घूर्णन गति करता है, इसीलिए हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं या इसे तुल्यकालिक मोटर कहते हैं क्योंकि इसका जो रोटर है वो चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति पे ही घूर्णन करता है। और साथियों ये जो आपके स्क्विरल केज प्रकार का रोटर होता है ये आपका दो प्रकार का होता है, सिंगल स्क्विरल केज रोटर और डबल स्क्विरल केज रोटर दो प्रकार का होता है और इसके आधार पर भी है जो आपकी ये इंडक्शन मोटर को वर्गीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल किस लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों जो हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें हम ऑयल काम में लेते हैं तो वो ऑयल किस लिए काम में लेते हैं, क्या उद्देश्य होता है हमारा ऑयल काम में लेने का, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है ल्यूब्रिकेशन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी है स्पूलिंग के समन का माध्यम। ऑप्शन सी है इंसुलेशन प्रदान करने के लिए और ऑप्शन डी है आपका कॉन्टैक्ट्स की कूलिंग प्रदान करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर? यानी ओसीबी जिसे हम कह सकते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का जो हमारा मुख्य प्रयोजन है वो क्या होता है? साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पूलिंग के समन को कम करने के लिए जो हम ऑयल काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना स्पूलिंग स्पूलिंग जिसे कहते हैं हम स्पार्किंग, क्योंकि साथियों अगर आपको पता है आगे फॉल्ट होगा तो आपकी जो ओसीबी है वो आपकी फॉल्ट को डिटेक्ट करके जो आपकी सप्लाई है उसको बाधित करेगी। और ध्यान रखना साथियों सप्लाई बाधित करेगी तो इस टाइम है जो आपकी ओसीबी में है जो आपकी हाई लेवल की स्पार्किंग होगी। ध्यान ध्यान रखना और इस स्पार्किंग को बुझाने के लिए ही है जो हम इसमें ऑयल काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना क्योंकि जब आपका फॉल्ट होगा तो आपकी ओसीबी है जो आपको सर्किट को बंद करने का कार्य करेगी और इस प्रकार जो हाई सप्लाई में या हाई वोल्टेज में जो आपकी सप्लाई बाधित की जाएगी तो उस समय जो आपके ओसीबी में है वो आपके उच्च लेवल की है जो स्पार्किंग उत्पन्न होगी और इस स्पार्किंग को दबाने के लिए या हम कह सकते हैं बुझाने के लिए ही है जो हम ऑयल काम में लेते हैं। तो साथियों ध्यान रखना जो आपकी ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर है, यानी स्पूलिंग के समन का माध्यम है, यानी स्पार्किंग बुझाने का माध्यम है वो यहाँ पे
ऑयल है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही ध्यान रखना, लुब्रिकेशन प्रदान करने के लिए जो ऑयल या हम ग्रीस काम में लेते हैं वो मोटर वगैरह में काम में लेते हैं, जिन बेरिंग वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे है जो आपके घूमने वाले भागों में घर्षण को कम करने के लिए जो हम लुब्रिकेशन प्रदान करते हैं, लुब्रिकेशन के रूप में हम ऑयल या ग्रीस का काम में लेते हैं, या मोबिल ऑयल भी कह सकते हैं हम काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना, इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, इंसुलेशन और शीतलन के लिए जो ऑयल है वो आपका हम ट्रांसफार्मर में काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना, और कॉन्टैक्ट की कूलिंग प्रदान के लिए ये नहीं है ऑप्शन साथियों। वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए और वाइंडिंग का जो वायर होता है उसमें इंसुलेशन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जो ऑयल है जो हम ट्रांसफार्मर में काम में लेते हैं। और यहाँ पे जो आपका ओसीबी में ऑयल है यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल है जो आपका स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर है वो बी सही है। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है। ट्रांसफार्मर में हम शॉर्ट सर्किट है वो किस लिए करते हैं साथियों। 2 सेकंड में मात्र है जो आपको इसका आंसर दे देना है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके बार बार अब रिपीट हो रहे हैं। पिछले सेशनों में हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब है ये जो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द है जो इनका आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करते चले। ऑप्शन ए है नो लोड करंट, ऑप्शन बी है एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी है कॉपर लॉस, ऑप्शन डी है आपका हिस्टेरिसिस लॉस। तो आपको इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन है जो हम चर्चा कर चुके हैं और अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए साथियों ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, और आपका जो आयरन लॉस होता है उसके लिए है जो हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ध्यान रखना, आयरन लॉस के लिए ओपन सर्किट और आपका कॉपर लॉस के लिए शॉर्ट सर्किट। तो साथियों ध्यान रखना, जो एडी करंट और आपका जो हिस्टेरिसिस है ये दोनों आपके क्या है, आयरन लॉस है, और जो आपकी कॉपर लॉस है वो आपका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो हानि होती है वो कॉपर लॉस के कारण होती है। साथियों ध्यान रखना, जो कोर में हानि होती है उसे हम आयरन लॉस बोलते हैं साथियों। और आयरन लॉस है जो आपकी हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस है ये दोनों ही आपके आयरन लॉस है, और जो आपकी वाइंडिंग में हानि होती है उसे हम कॉपर लॉस कहते हैं। तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट और आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट है जो हम ट्रांसफार्मर में करते हैं। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर रेटेज वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, बिन बनाट की आवाज़ करता है, इसका क्या करना है बताइए साथियों। ट्रांसफार्मर में साथियों आप जैसा कि देख रहे हो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन है जो प्रत्येक सेशन में पूछे जाते हैं। तो यह चैप्टर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। ट्रांसफार्मर पर चैप्टर पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो आपके क्वेश्चंस भी है वो बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और बार बार है जो पूछे जाते हैं। अब बताइए साथियों, ऑप्शन ए है आपका ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी है कोर का कंपन, ऑप्शन डी है कोर की अनुचित स्टेटिंग। यानी ट्रांसफार्मर आपका रेटेज वोल्टेज से जुड़ा है लेकिन उसमें हमिंग की आवाज़ आ रही है, उसका कारण क्या है ये आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी। साथियों ये हमिंग की ध्वनि साथियों ध्यान रखना कहाँ से आती है, कोर से आती है। आपकी कोर में जो आपका कंपन होता है इसमें हमिंग की ध्वनि आती है साथियों, इसलिए है जो हम कोर को पटलित करके उस पर वार्निश कर देते हैं जिससे कि कोर में कंपन नहीं होता ये, और हमिंग की ध्वनि है जो इसका निवारण कर सकते हैं। साथियों ध्यान रखना, वार्निश के द्वारा। और कोर को पटलित करके हम भवन हानि भी कम कर सकते हैं, और पटलित करके वार्निश कर देते हैं तो ये हमिंग की ध्वनि भी हमारे पास नहीं आती है। और हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए साथियों ध्यान रखना, हम क्या काम लेते हैं, कोर में है जो पदार्थ की मात्रा में सिलिकॉन स्टील मिला देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हमिंग की ध्वनि का पूछा गया है तो ये आपकी कोर में कंपन के कारण होती है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 220 वोल्ट एसी सप्लाई की 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमति रेटिंग क्या है। अब बताइए साथियों, 220 वोल्ट सप्लाई से संचालित जो आपका एयर कंडीशनर यानी एसी है जो आपका 1 टन का, उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, अनुमानित रेटिंग क्या होनी चाहिए। साथियों ये आपका डायरेक्ट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो सीधा पूछा जाता है। ये रटने वाला आंकड़ा है साथियों, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्ट फैक्ट है याद रखना पड़ेगा। यानी 1 टन की एसी के लिए जो आपकी अनुमानित जो आपकी वाटेज रेटिंग होती है वह आती है साथियों ऑप्शन नंबर ए 1600 वाट है। जो आपकी 1 टन की अगर आपका एयर कंडीशनर है जो 220 वोल्ट सप्लाई पर संचालित है तो उसका जो आपका वाटेज रेटिंग होगा वो आपका 1600 वाट होगा। साथियों ध्यान रखना, इतनी विद्युत ऊर्जा ये खपत करेगी अगर आपकी 1 टन का एयर कंडीशनिंग है। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक उच्च दबाव मर्क्यूरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है। बताइए साथियों, एक हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप है उसकी दक्षता है जो आपको पूछी गई है।
ऑप्शन ए है 70 से 90 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन बी है 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन सी है 10 से 22 ल्यूमेन प्रति वाट और ऑप्शन डी है आपका 25 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट। बताइए साथियों, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की आपको एफिशिएंसी पूछी गई है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका 44 से 57 जो ल्यूमेन प्रति वाट दक्षता है वो आपके हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की होती है। साथ ही ध्यान रखना, सामान्यतः इसकी जो आपकी दक्षता है वो 40 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑप्शन के अनुसार है जो आपका 40 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट के लगभग है, जो आपका 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट ऑप्शन है। तो यही आपका सही आंसर रहेगा। एक हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की दक्षता है वो आपकी 40 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। साथ ही ध्यान रखना 40 से 60, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार है जो हमें ऑप्शन बी करना पड़ेगा, यानी 40 से 60 की जो आपकी रेंज में है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए साथियों, जो आपका एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच होता है वह आपकी किससे सुरक्षा करता है, यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है आपका ओवरलोड, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी है ओवर वोल्टेज और ऑप्शन डी है आपका अंडर वोल्टेज। बताइए साथियों, क्या रहेगा इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन है जो आपकी आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, यानी एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच होता है वो किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच हो चाहे थर्मल ओवरलोड रिले हो, साथियों ध्यान रखना ये जो आपके ओवरलोड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज इनसे सुरक्षा करने का काम है जो आपकी थर्मल प्रोटेक्शन स्विच का नहीं होता है। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच है जो आपका ओवरलोड से आपके सर्किट की सुरक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। साथियों, इस प्रकार जो आज के सेशन के सारे क्वेश्चन से उन पे हमने विस्तृत चर्चा कर ली है और सारे क्वेश्चन का जो हमने विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन है वो किया है। किसी भी ऑप्शन को हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार है जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन हम प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शनों को पूर्ण रूप से विस्तृत हल करके समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास है जो एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 अन्य क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित है जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। इन्हीं ऑप्शनों में से हो सकता है अगले कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे कोई क्वेश्चन बन जाए। तो इस प्रकार जो हमें है वो क्वेश्चंस के ऑप्शनों को विस्तृत रूप से समझना है, ताकि हम एक क्वेश्चन के साथ साथ अन्य जितने भी उस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चंस हो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साथियों, आज का सेशन यहाँ पे होता है समाप्त। मिलेंगे नए सेशन में इस क्वेश्चन सीरीज के अगले पार्ट के साथ। और साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि इस क्वेश्चन सीरीज को आप हमारे साथ हैं जुड़कर ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, या यह क्वेश्चन सीरीज है जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अगर आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया है तो कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है। इसकी जो प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और साथ ही मैं आपको विशेष दिलाता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको 90% क्वेश्चन है जो इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे, क्योंकि साथियों क्वेश्चन यही होते हैं और यही क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत घुमाकर जो आपको अगले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, और थोड़ा बहुत घुमाने पे ही आप है जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चन की है वो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि ये क्वेश्चन है जो आप अपने माइंड में पूर्ण रूप से सेट कर लो, ताकि आगे एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको घुमा के भी पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं हो और इन क्वेश्चन का है जो देखते ही आंसर दे सकें। और साथियों, प्रैक्टिस का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा है जो आप सिलेक्शन के चांसेज है वो आपके बढ़ेंगे। साथियों ध्यान रखना, प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं है। और साथ ही जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने पहले सेशन अटेंड कर लिया है तो इनका रिवाइज करने के लिए आप फास्ट मोड में सेशन अटेंड कर दिया, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको दोबारा स्लो मोड में
इनको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको फास्ट मोड में आप रिवीजन करो ताकि आपका समय की भी बचत हो और आपके क्वेश्चंस का भी रिवीजन हो जाए। और बार-बार प्रैक्टिस है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करती रहनी है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चनों के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना स्नेह और प्रेम है जो इस चैनल पे बनाए रखें। साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट है जो प्रदान किया जाएगा। और आपका इस सेशंस में किसी भी प्रकार का जो डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ते हुए जाएँ। आपको पूर्णतः संतोषपूर्ण जवाब है जो आपका डाउट का मिलेगा और डाउट है जो आपका क्लियर किया जाएगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक सभी साथियों को धन्यवाद साथियों, थैंक यू।